रानी मुखर्जी इसलिए मुझे पसंद थी कि हमारी जो चानी शाही जी है, अच्छा, उनका आंख और रानी मुखर्जी जी का आंख बहुत मिलता क्या जुलता बात है सर। तो एक जो होता है अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है। हाँ। तो इसलिए मुझे रानी मुखर्जी जब मूवी में आई तो वो मैं उनको काफी पसंद करता था, उनका हर मूवी देख। मिले कभी? नहीं मिला, नहीं हो, मिलना है। कोशिश करेंगे कभी आप जा तो सर मिल करके सकते हैं, पावरफुल आदमी है। कभी कोशिश करेंगे, लेकिन जा करके ये बोलना अच्छा नहीं लगेगा हमको कि मैं इसलिए आपको पसंद करता हूँ। अरे ये चाय किसने बनाया? ये तो यहाँ मेड लोगों ने बनाया। तो भाभी जी तो टेस्टी बनाती होंगे। हाँ, चाय उनका बनाया हुआ चाय का अलग स्वाद है। तो नेक्स्ट टाइम उनके हाथ का आप चाय कब पिला रहे हैं? आप लोग जब आइए। शादी सर लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? शादी तो ये लव मैरिज था। मुख्यमंत्री जी भी आपके पड़ोसी हैं। हाँ। कभी बुलाइए उनको भी। मुख्यमंत्री जी भी पड़ोसी हैं और इसीलिए हम भी बगल में हैं कि उनको थोड़ा सा जब मौका मिलेगा दवाई देते तो रहे। उनसे हिसाब किताब करते रहेंगे। या किसी भी तरह का मलाल होता है कि मेरी अपनी पार्टी होती तो मैं 4-5 विधायक ला के सीएम बन सकता? नहीं, देखिए, अपनी पार्टी को इसी बेस पर मैंने बनाया था। आप उनकी बेटी हो, अगर बंधु जी का किडनी फेल हो जाए तो आप किडनी दोगी कि नहीं दोगी? मैं अगर उनको पहले किडनी दौड़ करके नहीं दिया तो राजपूत का खून मेरे अंदर। 1-2 वोट से गवर्नमेंट चलता था, हम रात को 12 बजे भी बोलते थे तो चीफ मिनिस्टर खड़े हो जाते थे। ऐसे ही हम लोग पोजीशन को होल्ड किए। तो उस समय लगता था फिर ये समय जाने वाला नहीं है। हाँ, सब यही कहते हैं। तो मैंने उनको देखा है कि रघुबर जी की जब सरकार थी और ये कांग्रेस के विधायक थे इरफान अंसारी जी, तो जाकर के रघुबर जी को एकदम आप ही सब कुछ है, भगवान है, दाता है, राम है, ये है, वो है, कह करके अपना क्षेत्र का कुछ ना कुछ निकलवा काम निकलवा ले। योगी जी को सीधा कर देंगे, मोदी जी को सीधा कर देंगे, अपना अस्पताल तो सुधार। एक और पॉलिटिशियन है जिनका आप नब्ज पे हाथ बहुत बढ़िया रखते हैं, इरफान अंसारी जी। इरफान अंसारी जी दिल के साफ आदमी है। अच्छा, और दिमाग से मैं कह सकता हूं कि पैदल उनको बोल सकता हूं। हेमंत सोरेन जी का कोई भी काम आपको, कोई भी योजना जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित किया हो? एक योजना मैं बोल सकता हूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भटक गए प्रशांत सिंह, आपके भांजे साहब, मिस करते हैं उन्हें बहुत। जितना ट्रस्ट मुझे अपने आप पर नहीं, उससे ज्यादा ट्रस्ट मुझे प्रशांत जी पर था। मैं प्रताड़ना का उपज हूं। एक प्रोफेशनल क्रिमिनल के ऊपर जितना केस नहीं होता उनसे ज्यादा आप एक दिन में 25 केस मेरे ऊपर, 26 केस हुआ। हमको दूसरा लोग हमको चैन खोल करके पेशाब कराता था, बाथरूम कराता था, उसी पेड़ में बांध करके हमको पीटा गया। जिस पेड़ में इमरजेंसी के समय में हमारे पिताजी को बांध करके पीटा गया, उसी डाल में। आज भी मेरे हाथों में दाग है, रस्सी बांध करके मुझे, ये मेरा सारा नाखून नया है। सब कबार दिया गया, सब निकल गया था, सारा एकदम खून जम गया था, थक्का हो गया था ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोनू शो। आज का ये एपिसोड बेहद ही खास और बेहद ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे खास मेहमान हैं ये एक पॉलिटिशियन है, झारखंड के पूर्व मंत्री और वर्ल्ड के सबसे कम एज के मंत्री होने का रिकॉर्ड इनके नाम है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम है। तो अभी वर्तमान में झारखंड प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। पलामू भवनाथपुर विधानसभा सीट के दिग्गज नेता, एक दिग्गज पर्सनालिटी, भानु प्रताप शाही जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बताइए कि मैं आपको क्या कह के संबोधित? नहीं, आप पलामू के हैं जी, हमारे छोटे भाई हैं, और हम लोग ऐसे घर में बैठे हैं तो भाई कह करके, भैया कह करके हम लोग बात बिल्कुल ज्यादा अच्छा रहे। ऐसा फील नहीं आ रहा है कि मैं कहीं बाहर जाके किसी बहुत बड़े आदमी का नहीं, ये मैं बड़ा आदमी हूं भी नहीं। देखिए, पलामू के मिट्टी में एक खूबसूरती है कि जहां भी मिलते हैं, चाहे वो देश में मिले या परदेश में मिले, तो उनमें जो अपनापन है ना, जो प्यार है, वो कहीं और नहीं है। मैं आपको बचपन से जानता हूं, आपको पता है। चलिए, ये सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते। आप कई सांसदों के कैंपेनिंग के लिए जाते थे, लेकिन उस समय आपका टाइटल कुछ और था। जी जी, भानु प्रताप देहाती जी। तो यह भानु प्रताप देहाती से भानु प्रताप शाही कैसे बने? भानु प्रताप शाही ही टाइटल हम लोगों का था, खानदानी। अच्छा अच्छा। चूंकि हमारे फादर पॉलिटिक्स में जब गए तो उन्होंने अपना टाइटल शाही से हटा करके, चूंकि वो समाजवाद विचारधारा के थे, लोहिया जी
जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी जी के काफी करीब रहे, तो उन्होंने उनसे प्रभावित होकर के अपने टाइटल को चेंज किया। और उनको सब लोग पूरे बिहार में जब वो विधायक बन करके गए थे, तो लोग देहाती, क्योंकि देहात क्षेत्र से गए थे, तो लोग देहाती देहाती उनको बोलना शुरू किया, और वो भी काफी लड़ाकू थे। अच्छा। तो एक बार स्पीकर भी उन्होंने कहा कि आप तो देहाती की तरह विधानसभा में लड़े। उसी दिन से उन्होंने अपने टाइटल को चेंज किया, क्योंकि उनके पुत्र थे हम, और देहाती जी को सब लोग जानते हैं पूरे बिहार में। झारखंड अलग होने के बाद झारखंड में भी उनकी अलग पहचान है। तो बिल्कुल हम लोगों को भी जब राजनीति शुरुआत हुआ तो देहाती जी के नाम से ही लोग जानते थे कि देहाती जी के बेटे हैं। तो एक्चुअली टाइटल हमारा शाही शुरू से ही, नाम में भी कोई टाइटल मैंने चेंज नहीं किया। सर, आपके पिताजी के बारे में लोग बताते हैं कि बहुत क्रांतिकारी थे, वो भी विधायक रह चुके थे, फिर आप भी बने। कभी आपस में किसी बात को लेके एक विरोधाभास हुई कभी कि यार तुम ये नहीं सही कर रहे हो भानु, मेरे हिसाब से चलो? बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी मेरे खास करके गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, वंचित का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। जमींदारी जाने के बाद, चूंकि हम लोग एक वैसे परिवार से थे सोनपुरा स्टेट से, जमींदारी जाने के बाद जमींदारों के खिलाफ में अगर कोई पलामू में पहला व्यक्ति जमींदारों के खिलाफ में बोलना शुरू किया तो वो हमारे फादर थे। तो अपने जिस कुल खानदान में आप जन्म लिए हैं, जिस राज परिवार में जन्म लिए हैं, उस राज परिवार का विरोध करना कितनी बड़ी बात रही होगी। बहुत। तो उनका एक पहचान था, वो बराबर उस वर्ग के राजनीति किए, प्रतिनिधित्व किए। तो जब कभी हम राजनीति में आने के बाद हमसे कोई वैसा चीज मिस होता था, हम सड़क को बनाने का ज्यादा फोकस करते थे, पुल पुलिया को बनाने का फोकस करते थे, बिजली देने का काम करते थे, तो उन्होंने कहा ये काम करो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जो असहाय लोग हैं, जो एकदम कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो खाएं कैसे, उनका राशन लोग नहीं खा जा रहा है, बांट ले रहा है, उसको कैसे मिले नीडी लोगों को, इसका चिंता तुमको करना चाहिए। और तुम जो हो बड़े नेताओं की तरह रोड, पुल, स्कूल, अस्पताल, बिजली का बात करते हो, लेकिन उनके राशन का बात नहीं करते हो, बीपीएल वाले लोगों को कैसे वृद्धा पेंशन मिले इसकी बात नहीं करते हो। तो कभी कभी छोटी छोटी बातों पर, लेकिन उनका पॉइंट जो था वो ऑथेंटिक था। सर, लोग बताते हैं कि जब आपका संघर्ष का दिन था, संघर्ष तो पूरे जीवन चलता है, अभी भी आपका संघर्ष सबके साथ है, आप 407 चलाते थे या शायद आप कंडक्टरी करते थे या 407 अपना था, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, लेकिन बातें तो आई थी बीच में। देखिए वही बात, एक गाड़ी थी जिसमें अब कंफ्यूजन लोग को जैसा बोलने का, जो विरोधी है हमारे बोलेंगे। जब हमारी नाकेबंदी हो गई, जब हम लोग, हमारे बड़े भाई को नक्सलियों ने हत्या करने का फरमान कर दिया। किनके? हमारे बड़े भाई को। अच्छा, जो अब दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि आप या तो 100 एकड़ जमीन बांट दो गरीबों को, या तो आपके भाई का हत्या कर दिया जाए। तो 5 साल वैसे परिस्थिति में हम लोग पूरा परिवार गढ़वा आकर के रहे। अच्छा। आर्थिक रूप से हम लोग काफी कमजोर हो गए थे, क्योंकि पिताजी राजनीति में, बड़े भैया और माताजी लोग सारे लोग गढ़वा आ गए, खेती बाड़ी बंद हो गया। उस समय गांव में रहने में नक्सलियों का विरोध करके नहीं रहा जा सकता था। मैंने उन लोगों से समझौता करना उचित समझा, और लगभग 80 एकड़ जमीन मैंने गांव वाले लोगों के बीच में गरीबों में बांटने का काम, अपना पुश्तैनी जमीन, हजारों लोगों के बीच में इकट्ठा होकर के बांटने का काम मैंने किया। जब मैं ग्रेजुएशन साल के थे, मैं उस समय 20-21 साल का, तो बड़ा कलेजा दिखाया। तो मैंने, चूंकि हम लोगों के पास मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति था। मैं ग्रेजुएशन किया था, लॉ में एडमिशन फर्स्ट ईयर में लिया था, तो मुझे लगा कि अब हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, सरेंडर करना। तो हम लोगों ने 80 एकड़ जमीन उनके कहने पर गरीबों को बांट दिया, हजारों लोग के बीच में, जो भूमिहीन थे उनको देने का काम किया। और उसके बाद मेरी खेती बाड़ी की छूट मिली और प्रारंभ हुआ। चूंकि भैया के ऊपर फरमान था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, तो हमारे पास मजबूरी था कि हमको खेती देखना पड़ा। वैसे परिस्थिति में पढ़ाई करते हुए खेती हम देखना। तब खेती करते थे? हाँ। तो हमने एक ट्रैक्टर लिया जीविकोपार्जन के लिए। जो हमारा पुराना ट्रैक्टर था नक्सलियों के द्वारा जला दिया गया था, और जीविकोपार्जन के लिए एक 407 गाड़ी लिया। अच्छा। वहीं से हमने अपना शुरुआत किया, मतलब आप कहिए कि नया फेस का शुरुआत हम लोगों ने वहां से। तो उस समय तक पॉलिटिशियन बनने का, उस समय तक कोई पॉलिटिशियन बनने का, घर परिवार चलाने का, घर परिवार चलाने का। अब हमारी गाड़ी थी, चलती थी, हम आते थे जाते थे, तो रोज आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे राजनीति में भी इन्वॉल्व हो गया। उस समय गाड़ी चलती थी तो रोज आना जाना होता था। वो संसाधन उस समय बहुत कम हुआ करता था। हमारे पास स्कूटर था तो उससे आते जाते थे।
जब स्कूटर लगा देते थे, बिगड़ जाता था तो हम उस पर बैठ करके जाते थे, तो लोग उसको तरह तरीके के रूप से बोलते। तो हमको उस पर कोई परहेज नहीं, चूंकि हमारे पिताजी भी गरीबों के पक्ष में राजनीति करते थे और उनके विपक्ष में वहां के सबसे बड़े जमींदार जो आज के वर्तमान विधायक हैं अनंत प्रताप देव, उनके फादर होते थे। वो भी खानदानी, वो भी सोनपुरा का ही परिवार, सोनपुरा स्टेट का ही परिवार है। अच्छा, जो नगर स्टेट है। तो वो जमींदारों के पक्ष में और हमारे पिताजी जमींदारों के विपक्ष में। अच्छा, ये राजनीतिक इतिहास हम लोगों की है। ये खानदानी चलते ये खानदानी लगभग 400 साल का हम लोगों का सोनपुरा और नगरगढ़ का जब बंटवारा हुआ तब से ही हम लोगों के बीच में खानदानी मतभेद है। हाँ, मतलब मतभेद है या लड़ाई? आप ये समझिए कि वो बड़े लोगों के पक्षधर वो लोग हैं, नगरगढ़ के लोग, और हम लोग सोनपुरा स्टेट के लोग छोटे लोगों के पक्षधर। तो आज ये बातें लोग बोलते हैं, हमको उससे जरा सा भी परहेज नहीं है। और जब आदमी उस परिस्थिति को गुजरता है, झेलता है, समझता है, वही आदमी उस समय को समझ सकता है। दूसरा कोई आदमी सुना सुनाया इसको बनाया हुआ कहानी समझ सकता है। लेकिन जब आप हमारे गांव में जाएंगे, मैं बिल्कुल, हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन जो मैंने बताया लाइन बाय लाइन, यही घटना मेरे जीवन में घटी। ये मैं व्यक्तिगत रूप से इनकी पूरी जीवनी को जानता हूँ। और सर, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। ये सब तो अच्छी बात है हम लोगों ये के लिए। क्योंकि ये जो मैं अभी हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, ये किसी मीडिया में, किसी प्रेस में आई थिंक नहीं आया अभी तक। आया नहीं, कभी नहीं आया। ना किसी ने जिक्र किया, किसी ने जिक्र नहीं ना किया। मुझे सफाई किसी को देने का जरूरत। अभी मैं कल चेक कर रहा था, बहुत सारा खेतों के साथ, पेड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ और वोटिंग करते हुए, तो मुझे लगा नेचर से आपको काफी बिल्कुल लगाव है शुरू से। आज भी जब हम खेती का समय होता है तो मैं अपने खेती पर पूरा फोकस करता हूँ। 2 महीने समय खेती के लिए मैं निकालने। सर, आप जब राजनीति में आ रहे तो आपके पिताजी सहमत थे? नहीं। अच्छा, वो नहीं चाहते थे कि आप पॉलिटिशियन बने? हाँ, वो नहीं चाहते थे। और जो मैंने बताया कि नाकाबंदी के चलते घर की माली हालत बहुत खराब थी। हमारे भाई साहब को फरमान था हत्या का, तो वो चाहते थे कि ये बेटा भी अगर राजनीति में आ जाएगा तो घर में कोई काम करने वाला बचेगा नहीं। तो इसको पढ़ाना है, इसको वकील बनाना है, उनकी इच्छा यही थी। तो उन्होंने ही फोर्स करके हमारा छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में एडमिशन कराया। अब चूंकि घटना वहां से टर्न होता है, हम पॉलिटिक्स में कैसे आए 2-3 मिनट में मैं इसको बिल्कुल सर, प्लीज बताइए ना। और ये सबको जानने का अधिकार है। मेरा जीवन खुला किताब की तरह, जो लोग मुझसे बहुत करीब हैं वो सब जानते हैं। क्या हुआ कि हम लोग एक नौजवान लोग ऐसे ही गांव के बैठे हुए थे अपने दोस्तों यार के साथ में। हाँ, 10-12 लोग बैठे थे। तो तय हुआ कि भाई एक ये काफी रिमोट एरिया है हम लोगों का, एक संगठन बनाया जाए छोटा सा, और नौजवानों को खेल के लिए, सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए। अच्छा, वो पॉलिटिकल प्रारूप नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं था। अच्छा, एक संगठन बनाया गया, ये नौजवान संघर्ष मोर्चा। हाँ, उसी की स्थापना हम लोगों ने की। अच्छा, दुर्गा मंदिर केतार भगवती के धाम पर एक छोटा सा बैठक हुआ, जिसमें मात्र 25-26 हम लोग युवा, जिसका एज सारे लोगों का 20-22 के आसपास रहा होगा। 1-2 लोग थोड़े सीनियर हम लोगों से, भगत दयानंद यादव जी थे, नीरज कमलापुरी जी 2-3 साल बड़े। इसमें कोई फाइनेंसर भी थे ना? हाँ, वो छोटे छोटे फाइनेंसर नहीं, मतलब चाय आ गया, नाश्ता आ गया, बस ऐसे ही लोग, हम लोग सब ऐसे ही, कोई समोसा मंगा दिया, कोई ये भी हो गया कि 10 लोग चाय पी लिए, तो यार पैसा कौन देगा, तो पैसा ऐसे ही करके हम लोगों की टीम बनी। नौजवान संघर्ष मोर्चा हम लोगों ने नाम दिया। उस समय बिहार से झारखंड अलग हुआ था, हम लोगों का संगठन बना उसके लगभग 6 महीने के बाद। तब तक संगठन से बहुत बड़ा काम हम लोगों ने नहीं किया, केवल एक ब्लॉक बनाने का, जहां का हम लोग रहने वाले हैं, केतार प्रखंड बनाओ, एक धारणा किया था, जिसमें 7-8 हजार लोग निकल करके आए थे हम लोगों के आंदोलन के सपोर्ट। ये संगठन बनने के बाद? संगठन बनने के बाद फिर हम लोगों ने एक टूर्नामेंट कराया, जैसे ही झारखंड अलग हुआ। तो ये झारखंड अलग हुआ नवंबर में, 15 नवंबर को, और जनवरी में हम लोगों ने 2 जनवरी से शुरू किया एक शहीद नीलांबर पीतांबर फुटबॉल टूर्नामेंट। सब जनता से सहयोग लिए, सारे हम लोगों का युवा टीम लग गया, पूरा फौज लग गया, बांद्री सेना लग गया। उसका जब हम लोगों ने उद्घाटन किया, अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट, केतार जैसे छोटे जगह पर 20,000 लोग ओपनिंग के दिन आए। 20,000 लोग। कलकत्ता की टीम आई थी, यूपी की टीम आई थी, डेहरी ऑन सोन की टीम, ऐसे करके। अभी तो सर नेशनल फुटबॉल होती है तो 20,000 नहीं जुड़ते हैं। उस समय लोग उतना आ गए। जब समापन हुआ तो आपको जानकर के आश्चर्य हो कि लगभग 50,000 लोग फाइनल के दिन वहां इकट्ठा थे। क्या बात कर रहे हैं?
मतलब सरसों रखने का जगह उस इलाके में कहीं नहीं था, सब पांव पैदल, संसाधन ये गांव में 50,000 लोग। हाँ 50,000 लोग थे। वाह। अब वो टूर्नामेंट समाप्त हुआ, वहां के विधायक रामचंद्र केसरी जी थे, वो सरकार में मंत्री थे, बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे। चूंकि हमारे पिताजी और केसरी जी समाजवाद का राजनीति करते करते हमारे पिताजी ने राजनीति से थोड़ा सा दूरी बनाया था, तो हमारे पिताजी को एक बार उन्होंने हराया था केसरी जी ने। उनके दिमाग में ये बात क्लिक किया कि लड़का नेता बन कि सकता है। कल लाल साहब का लड़का, देहाती जी का लड़का नेता बन सकता है। उन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर उग्रवादी चार्जेज पुलिस से बोलकर लगवाया कि ये जो टूर्नामेंट हुआ, ये टूर्नामेंट भानु प्रताप शाही ने नहीं, ये टूर्नामेंट उग्रवादियों के द्वारा कराया गया, तब इतना बड़ा क्राउड इसमें यहाँ, जबकि हकीकत कोसों दूर था। अभी भी आप जाकर के उसका जांच परख कर सकते हैं। हजारों नौजवान ने खुद से चंदा करके, घर घर करके उतना बड़ा टूर्नामेंट, आज मैं भी चाह जाऊं तो वो टूर्नामेंट उस जुनून से उतने लोगों के बीच में करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद मैं नहीं करा सकता। वो एक संयोग था, वो एक संयोग था, एक जुनून था, एक जोश था। झारखंड अलग हुआ था, लोगों में ये था कि अब बिहार और झारखंड का लड़ाई हो रहा है, उत्तर प्रदेश और झारखंड का लड़ाई हो रहा है, तो वो जुनून था लोग। हम जा रहे थे छोटा नागपुर लॉ कॉलेज का फी को जमा करने के लिए, जो ड्राफ्ट बनता है वो बनवाने के लिए बैंक, और अपना ट्रैक्टर का किस्त का पैसा जमा करने के लिए गढ़वा बैंक में। मैं बस से उतरा, रिक्शा किया, बैंक जा रहा था। उसी समय सिविल ड्रेस में पुलिस लोगों ने आया और हम और हमारे मित्र मनीष कुमार सिंह जी थे, दोनों को पकड़ करके जीप में बैठा लिया। क्यों पकड़ा जा रहा था इसके? कुछ पता नहीं, और डाल दिया। 3 दिन तक हम लोगों को लापता किया गया। 3 दिन तक घर वालों को बताया भी नहीं गया, किसी को नहीं पता था। सिविल ड्रेस में भी पुलिस आई। पुलिस अगर पुलिस ड्रेस में होता है तो लोगों को आसपास समझ में आता है, आता। किसी को पकड़ लिया। ऐसा लगा कहीं किडनैप तो नहीं हो गया। पुलिस ने उस समय MS भाटिया SP हुआ करते थे वहां के, क्योंकि सरकार नई नई बनी थी, मंत्री थे रामचंद्र केसरी जी उनके कर, उसी पेड़ में बांध करके हमको पीटा गया, जिस पेड़ में, गढ़वा के पीपल के पेड़ में, जिस पेड़ में इमरजेंसी के समय में हमारे पिताजी को बांध करके पीटा गया, उसी डाल में। आज भी मेरे हाथों में दाग है, रस्सी बांध करके मुझे, ये मेरा सारा नाखून नया है, सब कबार दिया गया, सब निकल गया था, सारा एकदम खून जम गया था, थक्का हो गया था। ये पूरा ये नाखून मेरा जो आया है सब नया है। तो ये पुलिस वालों ने SP ने खुद से पीटा, और एक ही बात पूछते थे, उग्रवादी कहाँ है, तुमने उग्रवादी को जमीन क्यों दिया, तुम्हारा उग्रवादी से क्या समझौता है। मैं बार बार बोलता था, सर हम जमींदार के बेटा है, 5 साल से नाका लगा हुआ था, अगर हम उनको जमीन नहीं देते तो हमारा नाकाबंदी नहीं खत्म होता, नाकाबंदी नहीं खत्म होता तो हम लोग भीख मांग करके खाने पर मजबूर हो जाते, या तो आप हमको प्रोटेक्ट करो। फिर उन्होंने एक फर्जी केस लगा करके हमको और हमारे मित्र को जेल में डाल दिया। फर्जी केस कि हम लोग गए, उग्रवादी भाग गए, ये लोग 2 लोग पकड़े गए, इनके घर पर हम लोगों ने, जेल में आप चले गए, हाथ आपका पूरा एकदम ये हो गया। हमको दूसरा लोग हमको चैन खोल करके पेशाब कराता था, बाथरूम कराता था, जेल में ये स्थिति थी। पकड़ा गढ़वा में, सब मनगढ़ंत हाँ मनगढ़ंत कहानी लगा करके जेल में हम लोगों को डाल दिया। 28 दिन के बाद जब हम लोग CGM कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किए, तो कोर्ट ने कहा, भाई आपने कैसे इनके घर पर पकड़ा आप गढ़वा में, दिखा रहे हो कि हमने पकड़ा इनके गांव पर, और गांव पर पकड़ा और आपके सामने उग्रवादी भाग गए, ये 2 लड़के कैसे पकड़े, आपने क्यों नहीं गोली चलाई। उन्होंने खटाखट बेल दी, आपने फर्जी केस लगाया। अच्छा, कोर्ट ने बेल दिया, तुरंत बेल दे दिया। 27वां 28वां दिन बेल हो गया। जिस दिन बेल हुआ, क्योंकि पब्लिक को तो ये पता था ये टूर्नामेंट हम लोगों ने कराया है, हम लोगों के सहयोग से हुआ है, पब्लिक सपोर्ट में आए थे। अरे वही तो मैं बता रहा हूं, जिस दिन मेरा जमानत हुआ 10,000 से ऊपर लोग पहुंच गए हमको लेने के लिए। वाह। गढ़वा में, गढ़वा कोर्ट में, और उस दिन बेल ऑर्डर साइन नहीं हुआ। पूरा का पूरा पब्लिक कोर्ट में ही सोया रहा, खुद से खिचड़ी बनाया, खुद सोया रहा, खुद से रात भर। दूसरा दिन जज जब आए, बेल ऑर्डर उन्होंने साइन किया। मैं जब जेल से बाहर निकला, हाथी पर बैठा करके हमको क्षेत्र में ले गए। वहीं से मेरी पॉलिटिकल लाइफ का शुरुआत हुआ। एक प्रोफेशनल क्रिमिनल के ऊपर जितना केस नहीं होता, उससे ज्यादा आपने एक दिन में 25 केस मेरे ऊपर, 26 केस हुआ एक दिन में, 26 थानों में। वही हाई कोर्ट में जब हम लोग गए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी क्रिमिनल एक दिन में, एक रात में 26 थानों में, लातेहार से लेकर के और भवनाथपुर तक कैसे क्राइम कर सकता है। इतना प्रताड़ित हमको किया गया। मैं प्रताड़ना का उपज हूं। अगर मुझे प्रताड़ित नहीं किया जाता तो शायद मैं राजनीति में नहीं आता। सच्चाई जनता जानती थी। उसी संगठन को फिर आगे बढ़ाया, चुनाव लड़ा, शेर छाप मुझे मिला, और जनता ने मुझे वहां से जिता करके पहली दफा में ही मैं वहां
जीता। तो आप और कैसे जिस मंत्री से मेरी लड़ाई चल रही थी, हाँ। वो मंत्री को मैंने 5 साल के दरमियान जन आंदोलन करके ऐसा मजबूर कर दिया कि वो क्षेत्र छोड़ करके भागे। वो राजमहल से जाकर के लड़े, वो भवनाथपुर से लड़ने का काम नहीं किया। कि आपको इतना प्रताड़ित किया गया, क्योंकि पर्सनल दुश्मनी निकालने का मन हुआ? कभी क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है कि मेरे साथ बहुत टॉर्चर हुआ है, तो कभी अब सलाम पावर में आए हैं तो हमें कभी नहीं, कभी नहीं। मैं बहुत साफ दिल से इस बात को बोल रहा हूं, आज भी मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है। मैं समझता हूं यह प्रारब्ध था, या यह मुझे यहां पहुंचाने का विधि था। अगर वो इस तरह से नहीं किए हुए रहते, मंत्री अगर हमको परेशान नहीं करते, तो शायद आज मैं न विधायक बनता 3-3 बार, न प्रदेश का सेवा कर पाता। सर, आपके पॉलिटिकल कैरियर की तरफ हम देख रहे थे, एक नाम और सामने आया, प्रशांत सिंह, आपके भांजे साहब। मिस करते हैं उन्हें बहुत। प्रशांत भगना नहीं थे, हमारे भाई नहीं थे, वो स्वयं भानु प्रताप शाही थे। जितना ट्रस्ट मुझे अपने आप पर नहीं, उससे ज्यादा ट्रस्ट मुझे प्रशांत जी पर था। प्रशांत जी मेरे जीवन के वो अंग हैं जो आज लाइव नहीं है, फिर भी हम में है। मैं आज जो कुछ भी हूं, उसमें सबसे बड़ा सहयोग माता पिता का जन्म देना हो सकता है, पिता का आशीर्वाद हो सकता है, उनका राजनीतिक प्रभाव हो सकता है, जनता का प्यार हो सकता है। लेकिन इस राजनीतिक जीवन में मैं जो कुछ भी हूं या आगे जो कुछ रहूंगा या नहीं रहूंगा, उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रसाद जी का है। वो स्थान कोई नहीं भर सकता है, मैं खुद नहीं भर सकता हूं जो प्रसाद जी ने मेरे लिए किया है। सारा कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कुछ नहीं है प्रसाद जी के जाने। सर, वो क्या वो एक्सीडेंट ही था या कोई पॉलिटिकल इश्यूज या कोई ऐसी? अभी तक तो मन में शंका है, जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि वो दुर्घटना कराई गई। अब इस बार इसका इंसाफ करेगा, क्योंकि प्रमाण हम लोगों के पास कुछ नहीं है, तो बाकी इंसाफ इस बार करेगा। सर, आपके घर का ना चाय बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया लगा, 2 पी चुका हूँ, एक और पी के जाएंगे। फिर और पीते रहना है, आते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, घर के हैं आप, हर समय आप। हम भी बगल में ही रहते हैं, बगल में है, रातू रोड। हाँ, तो कितना दूर है। मुख्यमंत्री जी भी आपके पड़ोसी हैं, हाँ, कभी बुलाइए उनको भी। मुख्यमंत्री जी भी पड़ोसी हैं, और इसीलिए हम भी बगल में हैं कि उनको थोड़ा सा जब मौका मिलेगा दवाई देते तो रहे, उनसे हिसाब किताब करते रहेंगे। हम लोगों को सरकारी क्वार्टर कहीं और मिल रहा था, हाँ। बोला मैं तो रहूंगा कांके रोड में ही। तो मेरे कुछ मित्र लोग जो विधायक, क्यों कांके रोड में रहना चाहते हैं? अच्छा, क्योंकि हमारा निशाना जहाँ है वो आते जाते कम से कम दिखना चाहिए। सर, आपस में मिलते हैं तो किस तरीके का बातचीत होता है? बातचीत तो फॉर्मल हो ही जाती है, घर परिवार का भी बात हो जाता है। अच्छा, कभी कभी मुद्दों के बारे में भी मैं बोल देता था जब मैं विधानसभा में मिलता था। पर्सनली मुलाकात में? हाँ बिल्कुल। जिस मिट्टी से बने हैं, आपकी पार्टी बनी है, जिस जनता ने आपको झारखंड का इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया है, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद भटक गए। अच्छा, आप ऐसा बोल देते हैं? और आप समझौतावादी हो गए। मैंने कई बार उनको बोला है, मैंने 2 लोगों को बोला है, बंधु तिर्की जी को भी बोला है, हेमंत सोरेन जी को भी बोला है, क्योंकि कई साल तक मुझे इन लोगों के साथ काम करने का अच्छा, बंधु तिर्की जी को तो आप बड़े भाई की तरह मानते थे? अभी भी मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। आदरणीय हेमंत सोरेन जी को भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन जो इन लोगों का बेस है, झारखंड में रहने वाले मूलवासी, आदिवासी, जब सत्ता में आते हैं, जब इसी को भूल जाएंगे, तब तो फिर हमारा सवाल बनता है। सर, वो जेपीएससी में जो एक आपने बहुत भयंकर आपका रौद्र रूप था कि हेमंत सोरेन जी जितना गोली चलवा ले, भानु प्रताप शाही नहीं डरेगा। हाँ बिल्कुल, हम लोग, आप लोग, ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं, उस समय मन में आक्रोश था, भाई हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड के युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप मुझे विधायक होने के, जो 5 लाख जनता का प्रतिनिधि, प्रदेश का उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी को, उसको जब मार रहे हो सड़क पे, तो आम आवाम जो है या जो साधारण युवा है, उसके साथ आप क्या दुर्व्यवहार करो? वो मन में गुस्सा था, तो मैंने कहा, चैलेंज किया कि आपके पास गोली चलाना है, गोली चला लो, मैं पीछे हटने वाला नहीं। हेमंत सोरेन जी का कोई भी काम आपको, कोई भी योजना जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित किया हो? एक योजना मैं बोल सकता हूं कि इन्होंने जो यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन लागू किया, ये सही है। वो मुझे लगा कि ये सही है। मैं उसको कई बार ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड उसकी तारीफ की, खुद उनको भी मैं उसके लिए बधाई दी। और ये सर, मैया समान जो है, सो मैया समान योजना को एक
महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में अच्छा कदम है, ठीक है। लेकिन आप केवल 40 लाख महिला को क्यों दे रहे हैं? आपने तो बोला था सबको देंगे, सबको देंगे तो सबको देंगे, क्या बड़ा हो क्या छोटा हो, ठीक है। जो आदमी सक्षम है, नहीं लेना चाहता है, नहीं फॉर्म भरता है, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं चूंकि रूरल क्षेत्र से आता हूं, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं कि आज के तारीख में भी 100 महिलाओं में 25 से 30 महिलाओं को ये फायदा मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा, बाकी को नहीं मिल रहा। इस बात का हम लोगों को दुख है। आप ही के घर में, हाँ, आप ही के गोतिया में किसी एक महिला को दिया जाए और आप ही के परिवार में 6 महिला को नहीं दिया जाए, तो वहां कैसा आप फील करेंगे? तो ये जब विषय हम लोग रखते हैं तो ये लोग छटपटाने लगते हैं, चूंकि हम लोग का आदत है नब्ज पर हाथ रखने का, तो मरीज के तरह घबराहट इन लोगों को सरकार को हो जाती है। सर एक और पॉलिटिशियन है जिनका आप नब्ज पे हाथ बहुत बढ़िया रखते हैं, इरफान अंसारी ये तो एकदम ट्रेंडिंग हो जाता है। इरफान अंसारी जी दिल के साफ आदमी है। अच्छा, और दिमाग से मैं कह सकता हूं कि पैदल उनको बोल सकता हूं, इसलिए कि एक तो डॉक्टर उन्होंने लगाया, बेसिकली वो डॉक्टर आपको डाउट है डॉक्टर होने पे? बिल्कुल, मैंने कई बार उनको विधानसभा के अंदर भी चैलेंज किया। अब डॉक्टर है भाई तो अपना सर्टिफिकेट। तो सर अभी तो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ। जो रसिया में उन्होंने, फादर उनके सांसद रहे कई बार, बड़े नेता रहे, सम्मानित हम लोगों के अभिभावक। अब सक्षम व्यक्ति थे तो बेवकूफ बेटा भी होगा तो पढ़ाने में तो वो कंजूसी नहीं। अब वहां कैसे सर्टिफिकेट मिलता है आपसे हमसे छुपा हुआ है। हमको लगता है कि आज के डेट में इरफान अंसारी जी इंसान को छोड़ दीजिए, अगर किसी जानवर को भी ट्रीटमेंट कर देंगे तो वो भी मर जाएगा। क्या क्योंकि आपने फर्जी सर्टिफिकेट ही लिया है, आपने कोई पढ़ाई तो किया नहीं। आज भी आपको लगता है उनके वक्तव्य से कि एक डॉक्टर है? सर मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी भी वक्तव्य से कोई भी इंटेलेक्चुअल अगर ये बात बोल दे कि नहीं ये व्यक्ति हमको पढ़ा लिखा समझदार लगता है, तो मैं उसको मानने के लिए तैयार। आप ऐसा बात करते हो, यहाँ बैठे हो, अपना अस्पताल नहीं संभाल रहे हो, बोलते हो योगी जी को सीधा कर देंगे, मोदी जी को सीधा कर देंगे। अपना अस्पताल तो सुधार लो मेरे भाई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री होने का एक नुकसान भी है, पता है आपको? नहीं मैं क्यों दूं? हाँ, चुनाव हार जाता है। हाँ। इससे पहले जो थे बन्ना गुप्ता जी थे। एक बार आप भी स्वास्थ्य मंत्री थे, बाद में चुनाव हार गए थे। नेक्स्ट टर्म क्या लगता है इरफान अंसारी जी का? देखिए, अब इरफान अंसारी जी का जनता, वहां का डेमोग्राफी जो है ना, इरफान जी के पक्ष में है। इरफान अंसारी और हफीजुल हसन में दोनों में बेटर पॉलिटिशियन कौन लगता है आपको? हफीजुल हसन गंभीर है, अच्छा, काम के प्रति लापरवाह है। इरफान अंसारी बड़बोला है, अपने क्षेत्र के काम के लिए सिंसियर है, काम के प्रति सिंसियर अपने क्षेत्र। तो मैंने उनको देखा है कि रघुबर जी की जब सरकार थी और ये कांग्रेस के विधायक थे इरफान अंसारी जी, तो जाकर के रघुबर जी को एकदम आप ही सब कुछ है, भगवान है, दाता है, राम है, ये है, वो है, कह करके अपना क्षेत्र का कुछ ना कुछ निकलवा लेता। तो उस मामला में इरफान का अलग बात। सर अंदर में कहीं सेटिंग तो नहीं है कि मैं आपके बारे में बोलूंगा, आप मेरे बारे में बोलना? जैसे दो भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल, दोनों अच्छे मित्र हैं। नहीं, लेकिन कैमरे पे इतना बुराई करते हैं जैसे इरफान जी से और हमसे बोल और आपसे क्या है, एक ट्रेंडिंग में रहने का तरीका तो हम दोनों दो विचारधारा के लोग, हम राष्ट्रवादी विचारधारा के पक्षधर हैं। और आज के तारीख में इरफान अंसारी जी जिस पार्टी में हैं और जिन लोगों के वोट के दम पर वो जीतते आ रहे हैं, वो एक तरीका से हम बोल रहे हैं कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है, वो व्यक्ति के प्रति समर्पित है। तो हम में और उनमें दोनों के सोच में अंतर है। विधानसभा के अंदर इसी बात पर हम लोगों के बीच में झड़प होता था कि जब कभी कोई बात आती थी तो वो भारतीय जनता पार्टी को संघ से जोड़ करके इस तरह के भाषा का उपयोग करते थे कि हम लोगों को भी ये बात बोलना पड़ता था कि आप भी जो है आईएसआई का स्लीपर सेल का एजेंट है। एक व्यंग होता है। बिल्कुल। आप संघ का अपना काम, संघ जो है पूरे देश दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। भाजपा का तुलना संघ से नहीं आप कर सकते। अभी 25 साल झारखंड के को बने हुए हो गया, कई स्वास्थ्य मंत्री बने। सबसे झारखंड के लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए स्वर्णिम काल कौन सा था अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, अगर मैं बोलूंगा कि मैंने सबसे बेहतर काम किया तो ये ऐसा होगा कि अपने मुंह से अपना बड़ाई कर रहा है। लेकिन काम को दर्शा तो सकते हैं, बता सकते हैं ना। ये बात किसी पुराने डॉक्टर से, रिम्स के किसी एचओडी से, या उस समय के रिम्स के किसी स्टूडेंट से जो आज के डेट में प्रोफेसर हो गए होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनसे जब आप पूछिएगा, क्योंकि उन लोग स्वास्थ्य विभाग के रग रग में
बैठा हुआ है, तो वो लोग हमसे बेटर बताएंगे। मैं ये बात कह सकता हूं कि मुझे जो एक छोटा सा पीरियड मिला, मैंने बहुत शिद्दत से स्वास्थ्य विभाग का काम किया। भले मुझे आरोपी बनाया गया, मुझे उसमें भी जेल के सलाखों में डाला गया, लेकिन मैंने जो काम किया, देखिए कि आज 500 बेडेड हॉस्पिटल अगर खड़ा है फिरायलाल चौक पर, तो उसमें पुटुस लगा हुआ था, मैंने वो बनवाया। जो सदर अस्पताल, जो नया बिल्डिंग बना हुआ है आपका, वो मेरा बनाया हुआ है। आप रिम्स का जो एक्सटेंशन पार्ट देख रहे हैं, जिसमें आज कार्डियक का पूरा सेंटर बना हुआ, ट्रॉमा सेंटर, और वो नया वाला जो पार्ट नया बिल्डिंग, वो मैंने कार्डियोलॉजी, डेंटल कॉलेज रिम्स का मैंने बनवाया हुआ है। जितने सदर अस्पताल झारखंड के मैंने बनवाया हुआ है, जितने सीएससी है पूरे झारखंड के, जितने सीएससी है मैंने बनवाया हुआ है। लगभग 200 से ऊपर पीएससी मैंने बनवाया है। बहुत कम समय में बहुत तेज गति से मैंने काम किया था। मैंने 1054 डॉक्टरों की बहाली की थी मात्र 19 महीना। मैंने 4000 एएनएम जीएनएम का बहाली किया था मात्र 19 महीना। मैंने 40,000 सहिया का बहाली किया था मात्र 19 महीना। एक रिकॉर्ड था 19 महीना में पूरे झारखंड जो है देश के स्वास्थ्य विभाग के मानचित्र पर। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जब मणिपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो मेरा पीठ थपथपाने का काम उन्होंने किया था। इतना, हाँ बिल्कुल, इतना बेहतर तरीका से काम जो हम लोगों ने किया था। तो मैं तो बोल सकता हूं कि मुझे जो समय मिला, ठीक है आरोप लगा मुझ पर, आज वो सब जुडिस है मामला। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, निर्दोष होकर के और निकलूंगा, भले जिसको जितना बोलना है लोग बोल रहे हैं। मेरा मनसा उस समय भी काम करने का था, पब्लिक को रिलीफ मिले इसका उद्देश्य से मैंने काम किया। अब उसके बीच में लोग फंसाने का काम किए तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने जितना बेहतर हो सकता था झारखंड को स्टार्टअप देने का काम किया। सर, आप जब मंत्री बने थे कितने साल के थे? लोग तो ये भी कहते हैं कि भानु जी जब मंत्री बने थे तो मतलब क्लियर होश में नहीं थे कि ये इतना बड़ा मंत्रालय मिल गया। शायद आप वर्ल्ड के सबसे कम एज के मंत्री बने थे उस टाइम पे। बिल्कुल, हमसे पहले एक नाम था बिहार का सम्राट चौधरी जी का, अच्छा, कैबिनेट मंत्री बनने का। अच्छा। वो 25 साल 1 महीने अपना सर्टिफिकेट में दिखाए थे, बाद में उनको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया क्योंकि उनका सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी थी। तो उसके बाद लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में मेरा नाम था, सबसे कम उम्र का मंत्री होने का सौभाग्य मुझे मिला है। मेरा वर्ल्ड का और मेरा जो रिकॉर्ड था उसका ब्रेक किया था अगाथा संगमा ने, जो नॉर्थ ईस्ट के कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी, उन्होंने मेरा रिकॉर्ड को ब्रेक किया था उससे। तो कुछ सौभाग्य जुड़ा हुआ है किस्मत के साथ। सर, आपके साथ जो लोग थे जब संगठन बना रहे थे, 15-20 लोग थे उसमें, जब आप मंत्री बने तो मैं मिला कई लोगों से, ऑफ द कैमरा मैंने इंटरव्यू किया। वो लोग कह रहे थे कि हम लोग को तो लगा कि अब सरकार हो गया, अब ये दिन कभी जाएगा ही नहीं। और वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग खुद भी होश में नहीं थे कि हम लोग को इतना बड़ा पद मिल गया। वो लोग बता रहे थे कि सारे लोग हम लोग मानते थे कि मंत्री बन गए हैं, सिर्फ मतलब भानु जी मंत्री नहीं बने हैं, मतलब कोई मंत्री से कम पावर ही नहीं रखते थे। कि राजनीति में अनुभव की बहुत आवश्यकता है। उस समय कम उम्र में पहली बार विधायक बनना, फिर तुरंत मंत्री बन जाना, वो भी ऐसा गवर्नमेंट था, 1-2 वोट से गवर्नमेंट चलता था। हम रात को 12 बजे भी बोलते थे तो चीफ मिनिस्टर खड़े हो जाते थे, ऐसे ही हम लोग पोजीशन को होल्ड किए। तो उस समय लगता था फिर ये समय जाने वाला नहीं है। हाँ, सब यही कहते हैं। बाद में जब चीजें बदली, तब अब हम लोगों को समझ में आता है कि अगर अनुभव के साथ हम लोग काम किए हुए रहते तो ये जो साजिश के तहत हम लोगों के ऊपर काला धब्बा लगाने का लोगों ने काम किया। देखिए, जब कोई सातिर चोर होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे करेगा, तो वो कैसे चोरी करेगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप इनोसेंट होंगे, जब आप कुछ काम करना चाह रहे होंगे और सामने वाला सातिर होगा, वो आपको अगर फंसाना चाहेगा तो आपके इनोसेंट में भी वो आपको फंसा सकता। सर, उस सरकार में शायद आपकी इतनी चलती थी, मुख्यमंत्री तो मधु कोड़ा साहब थे ना? मधु कोड़ा जी भी थे और कुछ दिन गुरु जी भी थे। तो जब मधु कोड़ा साहब थे, ऐसा कभी हुआ कि भैया साइन कर दीजिए, उन्होंने कर दिया? बिल्कुल। अरे भानु क्या करवा दिया यार, अरे बताइए। बिल्कुल। मधु कोड़ा जी हमारे ऊपर, बंधु जी के ऊपर विश्वास रखते थे, गुरु जी भी। क्योंकि हम लोगों ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि हम कोई राज्य के हित में और अपने फायदे के लिए कभी चीफ मिनिस्टर को कुछ बोलने जा रहे हैं। हम लोगों को बराबर ये अंदर से आत्मविश्वास होता था, हमको भी, बंधु जी को भी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ आज दूसरे पार्टी में है तो हम जो भी कर रहे हैं राज्य के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, और इसका फायदा हम लोग सभी लोगों को। मैं बंधु सर से भी मिला था, बंधु तिर्की जी से। आपके बारे में एक ही शब्द बोले, तो मेरा छोटा भाई है।
बिल्कुल, आज भी हम उनका रिस्पेक्ट। और मैंने एक बार उनकी बेटी अभी विधानसभा में मुझे बोल दी थी कि आप जो है शिल्पी ने हाँ शिल्पी, कि आप जो है केवल बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। मैंने कहा कि बंधु जी से हमारा जो रिलेशन है व्यक्तिगत, आप उनकी बेटी हो, अगर बंधु जी का किडनी फेल हो जाए तो आप किडनी दोगी कि नहीं दोगी? मैं अगर उनको पहले किडनी दौड़ करके नहीं दिया तो राजपूत का खून मेरे अंदर। मैंने हाउस में बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला। क्या बात है। मैं उनको अपना किडनी दे सकता हूँ, ये संबंध हमारा है और ये रहेगा। हम कभी जाते नहीं है अब उनके यहाँ। अभी जाने का मतलब लोग बोलेगा कि बेटी मंत्री है इसलिए, ऐसा तो नहीं कि कोई काम धाम से आ रहा है, लेकिन एक संबंध है तो बना रहेगा। ये राजनीति तो आती जाती रहेगी। कुंभ नहाने गए? बिल्कुल, कब गए पूरा थे? परिवार गए। 14 तारीख से कुंभ का शुरुआत हुआ। 15 तारीख से हम लोग कल्पवास में गए। 15, 16, 17, 18 4 दिन हम लोग वहां रहे पूरे परिवार एक टेंट में, और चारों दिन कुंभ हम लोग नहाए। जो भाजपा में उनको जाना तो अभी ज्यादा जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे लोगों को जाना चाहिए। भाजपा में है उन्हीं को जाना है ऐसा नहीं है, सारे लोगों को जाना चाहिए। देश के तो 140 करोड़ लोग सारे सनातनी हैं, भले वो आज के डेट में वो मुस्लिम हो गए हों, क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए हों, लेकिन हम उनको सनातनी मानते हैं। सारे लोगों को जाना चाहिए। हमारा रीति रिवाज, परंपरा, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, और यह सौभाग्य है कि 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है। सर, कभी मुख्यमंत्री बनने की मन में इच्छा है? देखिए, ये सब जनता और ईश्वर और किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। कभी भी मेरे मन में कोई भी पद के लिए ये नहीं है कि मैं विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए या राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए ये काम कर रहा हूं। मन में एक सेवा का भावना है, अच्छा झारखंड बने, ये हमारा उद्देश्य। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो आपको कोई मंत्रालय ना भी दिया जाए फिर भी आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। हम तो भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन से आए हैं, मैंने कहा कि देखिए, मैं, बाकी लोग आते हैं तो कांग्रेस छोड़ करके आते हैं, बाकी लोग आते हैं तो जेएमएम छोड़ करके, बाकी लोग आते हैं तो आरजेडी छोड़ के आते हैं। मैं तो जो 19 साल 20 साल संघर्ष किया और जो मेरी प्रॉपर्टी थी मैं उसको ले करके आया हूं, और यहाँ आया हूं तो कोई टेंट तंबू गाड़ने नहीं आया हूं कि फिर हमको टिकट नहीं मिलेगा तो तंबू उखाड़ेंगे, दूसरे जगह ले जाकर के गाड़ देंगे। मैं आया हूं कंक्रीट घर बनाने के लिए, और पूरी जीवन मैं यहाँ रहूंगा। आपका पलामू में एक बहुत अच्छा फैन बेस है। आप भवनाथपुर के हैं, सिर्फ भवनाथपुर में है ऐसा नहीं है। झारखंड की ये कंडीशन है कि अगर आपके पास 6-7 विधायक हों तो कई बार ऐसा संयोग बन सकता है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आपके पास तो वो पावर 15 साल पहले भी थी शायद, कि आप 2, 4, 5 विधायक को कन्विंस कर सकते हैं, या किसी भी तरह का मलाल होता है कि मेरी अपनी पार्टी होती तो मैं मैं 4-5 विधायक और मेरी फेवरेट, मेरा मनसा उस समय भी काम करने का था, पब्लिक को रिलीफ मिले इसका करके गाड़ देंगे। मैं आया हूं कंक्रीट घर बनाने के लिए, और पूरी जीवन मैं यहाँ रहूंगा। आपका पलामू में एक बहुत अच्छा फैन बेस है। आप भवनाथपुर के हैं, सिर्फ भवनाथपुर में है ऐसा नहीं है। झारखंड की ये कंडीशन है कि अगर आपके पास 6-7 विधायक हों तो कई बार ऐसा संयोग बन सकता है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आपके पास तो वो पावर 15 साल पहले भी थी शायद, कि आप 2, 4, 5 विधायक को कन्विंस कर सकते हैं, या किसी भी तरह का मलाल होता है कि मेरी अपनी पार्टी होती तो मैं 4-5 विधायक लाके सीएम बन सकता। नहीं, देखिए, अपनी पार्टी को इसी बेस पर मैंने बनाया था, और आप ये बात ठीक बोल रहे हैं कि उस पार्टी को अगर मैं कंटिन्यू रखता तो आज के तारीख में 2, 4, 5 विधायक खड़ा करने की क्षमता मेरे पास था। एक तो राजनीतिक परिस्थितियां बदली, दूसरा, अगर कोई भी नदी किसी जंगल से निकलती हो, किसी पहाड़ से निकलती हो, तो एक न एक दिन उसको किसी न किसी समुद्र में जाकर के किसी न किसी माध्यम से मिलना होता है। तो गुड आंसर। आप तय ये करना है कि ये 2 तरह के विचारधारा देश में है। एक राष्ट्रवाद जिसका प्रतिनिधित्व हिंद महासागर करता है, और एक है व्यक्तिवाद, वंशवाद, परिवारवाद जिसका प्रतिनिधित्व अरब महासागर करता है, यानी कांग्रेस करता है। तो मैं हिंद महासागर यानी भारतीय जनता पार्टी में
इस नदी को ले जाकर के मिलाना उचित समझा। कई लोग ये कहते हैं कि पलामू से भानु प्रताप शाही जिनको चाहे उनको सांसद बना सकते हैं और 2-3 को आपने बनाया भी है। क्या पलामू आरोप की जो लगा जनता रहे हैं? मुझे बहुत प्यार करती है। एक सबसे बड़ा नाम आता है कि कामेश्वर बेटा को सीना ठोक के भानु प्रताप शाही बिल्कुल ने बिल्कुल सांसद बनाया था। बिल्कुल 2007 में भी बाई इलेक्शन हुआ, घुरन राम जी के साथ में खड़ा था, मजबूती के साथ प्रचार किया, मैंने उनको बनाया। लेकिन जब कामेश्वर बेटा साहब बने थे, कामेश्वर बैठा जी को पहली दफा जेएमएम से टिकट दिलवा करके, कोई तीर धनुष को जानता नहीं था पलामू क्षेत्र में, तमाम गांव में मैं घुमा और हम पर विश्वास करके मैंने कहा आप हमको देखो, और फिर मैंने उनको बनाया। फिर 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदयाल राम जी आए, नए चेहरा थे, अधिकारी थे, मेरी अपनी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी थी, उनको हम लोगों ने सपोर्ट किया। फिर 2019 में भी मैं तब तक भाजपा में नहीं गया था, मैंने एलाइज किया बीजेपी के साथ, मैंने अपना झंडा बांधा और विष्णुदयाल राम जी को बनाने का काम किया। और उसके बाद अभी तो हम बीजेपी में ही थे, हमारे पार्टी से फिर उन्होंने, तो जब से मैं पॉलिटिक्स में कंटिन्यू किया हूं, मैं जिसके साथ रहा हूं, जिसको सपोर्ट किया हूं, कंटिन्यू, यह सौभाग्य है मेरा, वही आदमी सांसद बनता आया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। अभी प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आए थे, उस रैली में आप एकदम मोदी साहब के साथ में बैठे थे जी, कान में भी कुछ बातें हो रही हाँ, और संजोग से प्रधानमंत्री जी के सामने मुझे बोलने का अवसर मिला। पहली दफा कोई भी पलामू क्षेत्र का विधायक या नेता प्रधानमंत्री के सामने पलामू का स्पष्ट दृष्टि दिखाया हो, प्रधानमंत्री के सामने बोला हो, यहाँ 2 ही समस्या है, एक हमारी पानी बह करके बिहार के माध्यम से समुद्र में चली जा रही है, उसको रोक करके खेतों को दिया जाए, दूसरा हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगा करके हमारे पलायन। सर, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा काम जो आपको, मतलब आप उससे सहमत नहीं है फिर भी चुप रहना पड़ गया, कभी ऐसा? मुझे लगता है मैं जब से पार्टी में हूँ, हम लोगों के बात को बहुत कॉग्निजेंस लेती है। सर, आप बहुत कम एज में मंत्री बन गए थे, विधायक भी बन गए थे, शायद आपकी मूछें थोड़ी, मैंने एक फोटो देखा था कि आप ऐसे जैकेट पहन के बैठे हुए थे ग्रे कलर का, आपको याद है? हाँ बिल्कुल। हाँ। वो लग ही नहीं रहा था कि कोई विधायक है या मंत्री है, लग रहा था कि कोई पलामू का ही लड़का बैठा हुआ। आज भी पलामू के ही लड़के हैं, विधायक मंत्री क्या? नहीं, अभी तो आप लगते हैं कि एक दिग्गज आदमी है, पर्सनालिटी भी आपकी बहुत डेवलप हुई है, पर उस टाइम तो एकदम पलामू के ही लगते थे। अभी भी हम पलामू के ही लगते हैं। तो सर, जब आप यंग एज में बने, नेम फेम शोहरत सारा कुछ तो आ ही जाता है ना उस टाइम पे मंत्री बनने के बाद, कभी कुछ ग्लैमरस चीजों का शौक रहा? ग्लैमर की तरफ कभी मैं भागने का काम नहीं किया। अपॉर्चुनिटी था। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरी शादी हुई, जब मैं मंत्री था उसी दरमियान मेरी शादी हुई थी, तो टाटा के तरफ से ऑफर आया कि आप लोग दोनों, वो लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिटिशियन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनको जॉब पे रख लेते हैं दिखाने के लिए कि अच्छा। मतलब जॉब हमारे यहाँ कर रहे हैं, तो मैं आप लोग दोनों पति पत्नी को जॉब ऑफर करता हूँ, आप लोग कर लीजिए। हम लोगों ने उसको डिनाई कर दिया, क्योंकि ये मतलब हराम का खाना हम लोगों से नहीं हो पाएगा कि हम हराम के खाना खा रहे हैं, तो बराबर हम लोग डाउन टू अर्थ में ही रहे। शादी सर लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? शादी तो ये लव मैरिज था हम लोगों। अच्छा। हाँ, शादी हमारी, चूंकि हमारा एंगेजमेंट जो हुआ था वो कहीं और हो चुका था, तो वो हमारे पिताजी के दबाव में, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह जी, उनके परिवार में मेरा एंगेजमेंट हुआ था। तो फिर उसको छोड़ना तो बहुत मुश्किल रहा? मुश्किल काम था, लेकिन पावरफुल लोग भी थे वो। हाँ, मुश्किल काम था, और चूंकि हमारी इच्छा थी, मैंने अपने माताजी को कन्विंस किया, अपने फैमिली को कन्विंस किया, पिताजी वहाँ चाहते हैं, उनके कहने पर मैंने एंगेजमेंट किया है। तो ये बचपन का कमिटमेंट था? हाँ, ये कमिटमेंट बचपन। तो फिर उनके घर वालों को कैसे कन्विंस किया? फिर मैंने उनको बताया कि मेरे साथ अच्छा, ये फिर तो कंडीशन है कि, हाँ, और फिर पिताजी का ये सोच है। मैं जब 1 to 1 उन लोगों के साथ बैठा तो मैं उनको कन्विंस किया। अच्छा, उनके पापा नाराज नहीं थे? नहीं, थोड़ी नाराजगी तो किसी को। बाद में मैंने उन लोगों से क्षमा चाहा कि भाई अपने पिताजी के उस समय का, क्योंकि उसी समय कुछ दिन पहले उनको हार्ट का दौरा आया। आपके पापा तो बहुत फायर होंगे। हाँ, उनको हार्ट का दौरा आया था मेरे पिताजी को। अब उन्होंने ऐसा इमोशनल मुझे किया कि अब हम उस समय कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, धर्म संकट में पड़ गए। जब एंगेजमेंट के बाद मुझे जब समय मिला, मैंने लोगों को कन्विंस किया, जो 4-5-6 महीने, अगर वो नहीं मिलता तो हमारी शादी कहीं और हो चुकी। घर में सर किनका चलता है?
नहीं, घर में तो हमारा ही चलता है। हमारी बीवी हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, अच्छा। बहुत ही शांत, बहुत ही समझदार, बहुत गंभीर है। अच्छा, कभी गुस्सा आती हैं आपसे? नहीं, छोटी मोटी बात पे कभी कुछ हो जाता होगा तो होता है, लेकिन ऐसे उनका स्वभाव ऐसा है कि उनसे कोई गुस्सा नहीं हो सकता है। अच्छा। उनका आवाज भी इतना धीमा है कि अगर वो बोलेंगे, हम लोग 5 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं तो शायद आप समझ पाइएगा या नहीं समझ पाइएगा, उनको रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए सिस्टम, चूंकि हम ज्यादा लाउड बोलते हैं, वो ज्यादा धीमा बोलते हैं, तो सिस्टम हम लोगों का बन जाता है। एक बैलेंस बना, एक बैलेंस बना हुआ। क्या नाम उनका, नाम ले सकते हैं आप? बिल्कुल, चानी सिंह उनका नाम है। अच्छा। अब तो चानी शाही हम लोग बोलते हैं। अच्छा। प्रताप भी लगा दीजिए, चांद पे प्रताप शाही। डेली रूटीन क्या रहता है, कुकिंग वगैरह करते हैं आप? नहीं, कुकिंग नहीं कर पाता। मैडम के लिए आप चाय या कॉफी कुछ बनाया? हाँ, कभी ऐसा हुआ है, हालांकि उनको ब्लैक कॉफी पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा। और मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ, लेकिन वो जब चाय बनाती हैं, मैं दूध का चाय नहीं पीता हूँ। अच्छा। लेकिन वो जब दूध का चाय बनाती हैं सुबह सुबह, तो मैं उनके चाय से शेयर कर लेता हूँ, सिर्फ उनका बनाया हुआ। ये चाय किसने बनाया? ये तो यहाँ मेड लोगों ने बनाया। तो भाभी जी तो टेस्टी बनाती होंगे। हाँ, चाय उनका बनाया हुआ चाय का अलग स्वाद है। तो नेक्स्ट टाइम उनके हाथ का आप चाय कब पिला रहे हैं? आप लोग जब आइए, सुबह सुबह हम लोग पिलाएंगे। फिल्में देखते हैं सर, जवानी के टाइम? सॉरी, अभी भी हाँ, जवान हैं आप। बिल्कुल, मुझे एक्शन मूवी पसंद है। आपका फेवरेट हीरो कौन है? अजय देवगन। अजय देवगन। और जब उनका पहला मूवी आया था, क्या नाम था उस मूवी का? फूल और कांटे। फूल और कांटे। हाँ। और जब वो 2 बाइक पे पैर दोनों तरफ करके जो एंट्री उनका था, उस समय से मैं उनसे काफी इम्प्रेस हुआ। गाना कौन सा था? जी से देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तरसती है। तरसती है। बड़ा शानदार तो मूवी था। वो शानदार मूवी था। और अजय देवगन को अभी तक एवरग्रीन हीरो के रूप में मैं देखता हूँ। मेरे फेवरेट भी है भाई याद। बिल्कुल। और मेरी फेवरेट हीरोइन में रानी मुखर्जी थी। अरे क्या बात। रानी मुखर्जी इसलिए मुझे पसंद थी कि हमारी जो चानी शाही जी है, अच्छा, उनका आंख और रानी मुखर्जी जी का आंख बहुत मिलता है। क्या बात है सर। तो एक जो होता है, अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है। हाँ। तो इसलिए मुझे रानी मुखर्जी जब मूवी में आई तो वो मैं उनको काफी पसंद करता था, उनका हर मूवी देख। मिले कभी? नहीं, मिला नहीं हो। मिलना है, कोशिश करेंगे कभी आप जा तो सर करके। मिल सकते हैं, पावरफुल आदमी है। कभी कोशिश करेंगे, लेकिन जा करके ये बोलना अच्छा नहीं लगेगा हमको कि मैं इसलिए आपको पसंद करता हूँ। अरे। लेकिन मैं फिल्म में हूँ, मैं जब भी मिलूंगा ना तो ये बात बता। ये बात हम जरूर बोलेंगे। बिल्कुल। रानी मुखर्जी आपके फैन है। भानु प्रताप शाही जी एक और यंग पॉलिटिशियन है अभी, जिनका कंपेयर आपसे किया जा रहा है। जयराम महतो की मैं बात कर रहा हूँ कि भानु प्रताप शाही भी जब यंग थे तो उनका अग्रेशन, उनका टेम्परामेंट, उनका माइंडसेट मतलब इससे बढ़ चढ़ के था या ऐसा ही था? ये देखिए, उनको दूर से मैं वॉच करने का काम करता हूँ, देखने का प्रयास करता हूँ। यूथ में एग्रेशन होना अच्छी बात है, साथ में पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि राजनीति समाज से निर्मित होता है। कभी आप समझाने का कोशिश नहीं की कि भाई देखो, इसी अग्रेशन के चक्कर में मेरा मंत्री पद से एक बार चला गया था, आप गया था, आपको याद है? आप थे और कोई वर्मा जी थे, किसी ऑफिसर को थप्पड़ मार दिए। बिल्कुल। आप मारे थे कि नहीं मुझे आइडिया नहीं, बिल्कुल, पर बिल्कुल, चार्ज तो लगा था। बिल्कुल। और मंत्री पद आपका चला गया था, मतलब हंसी मजाक में। हंसी मजाक में पिताजी को मंत्री बनाना पड़ गया था। तो आपको कुछ दिन जेल में भी रहना हाँ, पड़ा जेल था। में रहना पड़ा था। पिताजी को मंत्री बना करके वो सीट को हम लोगों को कवर करना पड़ा। वही मैं बोला कि पॉलिटिक्स में अनुभव का राजनीति में बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स पूरी तरह से पेशेंस का चीज है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपको पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। आज के समय में बहुत लोग बहुत हड़बड़ी में हैं। हम गए, पार्टी ज्वाइन किए, पार्टी हमको टिकट दे दे, हम तुरंत सांसद बन जाएं, तुरंत विधायक बन जाएं। ऐसा नहीं होता है। किसी भी पार्टी में, किसी भी विचारधारा, आप आए हैं, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, चीजों को समझिए, जनता से जुड़िए, अपना फेस वैल्यू बनाइए, उसके बाद आप एलिजिबल है टिकट लेने के लिए। आज के डेट में आप देखते होंगे तुरंत भर में आता है, तुरंत भर में टिकट चाहिए, तुरंत भर में मंत्री विधायक ये चीजें तुरंत भर में नहीं बन जाती है। उसको बिल्डअप करने के लिए बहुत समय लगता है। मेरा उम्र 47 साल का हो गया, और आप समझिए कि लगभग 26-27 सालों का राजनीतिक सफर हमारा है। 20 साल की उम्र से मैं राजनीति कर रहा हूँ। तब भानु प्रताप शाही को प्रदेश के लोग जानता होगा।